नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिषेक सर और आज हम लोग गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। 60 से लेकर 97 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले बताइए कि आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत जोरों से कर रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बहुपद चैप्टर से लिया गया है, 60 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि बहुपद 6x का पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस बहुपद के बारे में हम जानते हैं। यह बहुपद जो दिया हुआ है यह त्रिघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद से कुछ कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। त्रिघाती बहुपद का सबसे पहला कंसेप्ट यह होता है कि इसके घात कितने होते हैं। इसके घात जो होते हैं वह होते हैं 3। कितने घात होते हैं? 3। उसका दूसरा कंसेप्ट है इसके शून्य कितने होते हैं। इसके शून्य होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और शून्यकों को हम लोग अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसमें a जो है ना, a को हम लोग x³ का गुणांक कहते हैं। उसके बाद b को हम लोग x² का गुणांक कहते हैं। उसके बाद c को हम लोग x का गुणांक कहते हैं। c को x का गुणांक कहते हैं। उसके बाद जो अंतिम पद होता है d को हम लोग अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद। बात आई समझ में? इतना बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, वह याद रखने की कोशिश कीजिएगा। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू होता है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू होता है c/a। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -b/a। क्लियर? इस बहुपद में हम लोगों को क्या निकालना है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इस बहुपद से a, b, c और d का मान प्राप्त कर लेते हैं। इतना चीज याद रखने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, तब जाकर के त्रिघात बहुपद कंप्लीट हो पाएगा। क्लियर? देखिए, इस बहुपद से a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -11, c का मान हो गया -3 और d का मान हो गया 2। अब हम लोग को निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका वैल्यू होता है, क्या होता है बताइएगा? c/a होता है। तो c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 6, कट के -1/2 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत अशांत समझने के लिए हम लोग कुछ नियम को जानने का प्रयास करेंगे, और वह नियम क्या है यह आप लोग समझिए। देखिए, p/q को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब जिस संख्या को p/q के रूप में निरूपित किया जाता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, अगर p/q में q का गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m या केवल 2 का पावर n या केवल 5 का पावर n रहे तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर p/q में
अगर q का मान 2 पावर n इंटू 5 पावर m के बराबर नहीं हो, मतलब 2 और 5 रहे चाहे नहीं रहे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या रहे, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से 3 गो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो 3/8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का पावर 3 लिख सकते हैं। और ये 3 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 5, तो ये भी हो गया। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं लग रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 62 नंबर सवाल में देखिएगा कि 17 बटा में दिया हुआ है 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 4। क्लियर। वैसे में एक सवाल में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी यह है कि यहाँ पे गुना के स्थान पर प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जो सवाल दिया है उसी तरह हम लोग अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यह हो जाएगा। देखिए 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 3 का पावर 3 यानी 27 अब प्लस 5 का पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 125 में 625 हो जाएगा। इन तीनों को हम लोग जोड़ दें तो 625 में 31 जोड़ना है, 625 में 31 जोड़ना है, तो 5 1 6 3 2 5 6 656 हो रहा है। कितना हो रहा है, 656 हो रहा है। ठीक है, 656 का अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश किया जाए। क्लियर, देखिएगा देखिए 656 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी तो 3 और यह हो जाएगा 2 दूनी 4 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 164, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 8 2 82, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 1 41 हो जाएगा। यानी Q का वैल्यू जो है ना 2 का पावर 4 गुना 41 का पावर 1, और 41 क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 64 नंबर सवाल देखिएगा। यूक्लिड का जो नियम होता है आपको सभी को पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके साथ साथ एक और मतलब कि रिलेशन होता है r और b के बीच में, मतलब शेषफल और भाजक के बीच में क्या होता है, 0 से बड़ा और बराबर r और r b से छोटा। अब देखिए यही संबंध इस सवाल में पूछ रहा है, कितना नंबर सवाल में, 63 नंबर सवाल में, 63 नंबर सवाल में यही संबंध पूछ रहा है। और इस संबंध को देखिए ऑप्शन में कितना नंबर ऑप्शन है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो हमें तो सी लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 64 नंबर सवाल में 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो √5 का जो क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा वही 2 और 2.5 के बीच में होगा। ठीक है, 2.235 करके ऐसे निकलता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए जो मतलब आसानी से बन जाने वाले सवाल हैं उस पर थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना, और जो बनाने वाले सवाल है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ना। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि समय भी बचेगा और जल्दी से प्रश्न भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुपद इसमें दिया हुआ है इतना 2x का पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यांकों का गुणनफल, मान के चलिए अल्फा और बीटा का मान जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है,
और तीसरा शून्यांक निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, मतलब तीनों शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, जिसमें से अल्फा बीटा का वैल्यू जो है 3 दिया हुआ है, तो 3 गामा बराबर हो जाएगा -9/2। अब 3 को हटा देंगे तो गामा का वैल्यू हो जाएगा -9/2 गुना 3, 3 से 9 कटेगा तो गामा बराबर हो जाएगा -3/2। यह सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 66 नंबर सवाल देखिएगा। 66 नंबर में कह रहा है कि x इंटू 5 + 4x में बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात निकालने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी। अब देखिएगा, तो 66 नंबर सवाल में क्या है कि x गुना 5x 5 + 4x, तो इसको गुना करेंगे, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 4 x में 4x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा। तो यह बहुपद जो है ना, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 है, तो चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 2, मतलब कि बहुपद का घात 2 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो, ठीक है, इसे कंसेप्ट समझिए। ठीक है, कंसेप्ट समझिए। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। कौन चीज है? व्यापक रूप है। क्लियर? 3 प्रकार की रेखाएं होती है। एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, ठीक है, दूसरा होती है समपाती रेखाएं होती है, और तीसरा होती है समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाएं होती है, ये बात याद रखिए। क्लियर? अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होगी? जब केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो समपाती रेखाएं, और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए, इसको कहेंगे अविरोधी, इसको कहेंगे आश्रित, और इसको कहेंगे विरोधी। अविरोधी, आश्रित, विरोधी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें पहला और दूसरा अनुपात बराबर नहीं होता, इसमें तीनों अनुपात बराबर होते हैं, इसमें 2 अनुपात बराबर और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। ठीक है, यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, और इसी से अनुपात हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अनुपात भी बता देता हूं मैं। पहला अनुपात हो गया a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो प्रतिच्छेदी होगी और एक और केवल एक हल होगा। दूसरा अनुपात होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक हल होगा, समपाती रेखाएं होगी। और तीसरा अनुपात होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। और इस परिस्थिति में क्या होगा? रेखाएं जो होंगी समांतर रेखाएं होंगी। बात क्लियर हो गया? चलिए, इतना बात आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट के तौर पर याद रखने होंगे, तब जाकर के इस चैप्टर से सवाल आप लोगों को सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, 68 नंबर सवाल देखा जाए। 68 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, सोचने वाला सवाल है। y - 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक बनेगा, समझिएगा, निर्देशांक बनेगा। सबसे पहले हम निर्देशांक बना लेते हैं। निर्देशांक बनेगा क्या? 0, 5, यानी यह जो बिंदु है y अक्ष पर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक तल बना लेते हैं। यह x निर्देशांक हो गया, यह मूल बिंदु हो गया, यह y निर्देशांक हो गया। क्लियर?
मान के चलिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है 5, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या है 5 है। तो इसको हम लोग इस बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए, इस सवाल का जवाब हो जाएगा 68 नंबर सवाल का क्या जवाब होगा बताइएगा। तो 68 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया एक्स अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष पर लंब, सभी गलत। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर यह होगा। ठीक उसी प्रकार 69 नंबर सवाल भी देखिए, ठीक वही 69 नंबर सवाल, ठीक है। x का मान -6 है, यानी x का मान है, y का मान नहीं है। तो क्या होगा, वह बिंदु जो होगा x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष पर बिंदु मान के चलिए यहाँ पर -6 है, क्या है जी -6 है। इसको निरूपित करने के लिए हम लोग ऐसे रेखा खींचेंगे। तो यह रेखा जो है किस अक्ष के समांतर हो रहा है, y अक्ष के समांतर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 69 का बी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल जो है, यह सवाल दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से दो समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है हल क्या है। निम्न में से कौन x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल है। चलिए आइए हम लोग इसके हलों को निकालते हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, कितना नंबर सवाल है, 70 नंबर सवाल है बच्चों, 70 नंबर सवाल दिया हुआ है। देखिए x - 2y = 0 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा 3x + 4y = 10 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी 4y और 4y बराबर हो जाएगा। विलोपन विधि से बना रहे हैं, याद रखिए। लिखेंगे समीकरण 1 में गुना करेंगे 2 से, और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होगा, हाँ, जिस संख्या से गुना करते हैं और सभी पदों में गुना होंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, -2 दूनी 4y, प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 3x प्लस में 4y बराबर में 10। जोड़ने के क्रम में चिन्हों का बदलाव नहीं होता है, इसलिए हम लोग चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कट कर देंगे। अब देखिए 3x + 2x जुड़ करके कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 10 होगा। x बराबर 10/5 कितना होगा, x का वैल्यू 2 होगा। यदि x के वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख दें, यानी x - 2y = 0 कर दें ना, इसमें हम लोग x का वैल्यू रखना है, यानी 2 - 2y = 0। तो -2y बराबर -2 हो जाएगा, और y का वैल्यू -2/-2, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1। क्लियर। तो अब बताइए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों 71 नंबर सवाल, सरल रेखाओं, 71 नंबर सवाल है, सरल रेखाओं x - y = 0 और x + y = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या हो। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा है, ऑप्शन भी रख करके हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो y से y खत्म हो जाएगा, तो 2x = 0 और x का वैल्यू हो जाएगा 0, और y का भी वैल्यू क्या आएगा, 0। तो जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, तो पॉइंट क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है ना। तो 71 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 0 0। चलिए अब इसके बाद एक सवाल है जो कि द्विघात समीकरण से है। ठीक है, या द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन मूल दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण ही मानिए। 72 नंबर सवाल है कि यहाँ पर दिया हुआ है x² - 7x + p = 12। देखिए यह समीकरण जो है ना मानक रूप में नहीं है,
मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 0 के रूप में इसको बदलेंगे। तो 12 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में हो जाएगा p माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू p माइनस 12 हो जाएगा। कह रहा है कि मूलों का गुणनफल -6 दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल जो मेरे बच्चों दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मूलों का गुणनफल जो दिया हुआ है वह -6 दिया हुआ है। मूलों का गुणनफल बराबर -6। अब बताइए मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो c बटा a होता है बराबर -6। अब देखिए c का वैल्यू तो दिया हुआ p माइनस 12 अब बटा में a का वैल्यू 1 है बराबर -6। अब देखिए तो p माइनस 12 बराबर -6 और p बराबर -6 या माइनस में है तो इधर प्लस में 12 हो जाएगा। p बराबर 12 में 6 घटेगा 6 होगा, p का वैल्यू 6 होगा। यही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है 73 नंबर। p के किस मान के लिए समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? ठीक है, तो मूल वास्तविक के समान के लिए d का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, d यानी विवेचक d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, जहां a का वैल्यू p है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू कितना है? 1 है। तो मूल वास्तविक एवं समान है, लिखेंगे आप मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान है। हाँ, जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों कि यह जो चैप्टर यह जो क्वेश्चन है वह चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो मूल वास्तविक समान है, इसलिए d का मान 0 के बराबर और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। d को यहाँ विवेचक या विवेकर कहा जाता है। अब मान रखते हैं b का वैल्यू। b का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर रखेंगे -4 गुना a का वैल्यू p गुना c का वैल्यू 1 बराबर 0। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4p बराबर 0 हो जाएगा। -4p बराबर हो जाएगा -16 और p बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? देखिए p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 4 से 16 4 में कटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए विवेचक। आइए गया विवेचक निकालने के लिए, ठीक है ना, विवेचक निकालने के लिए सवाल आ ही गया। तो देखिए 74 नंबर सवाल जो है देखिएगा ध्यान से। समीकरण क्या दिया हुआ है? 3√3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस में √3 बराबर में 0। क्लियर? a का मान हो जाएगा 3√3, b का मान हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा √3। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3√3 गुना √3। अब देखिए बच्चों a का वैल्यू 3√3 है और c का वैल्यू √3 है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √3 गुना √3, देखिए √3 गुना में √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा ना। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है जी, बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चों अगला सवाल जो है
तो 75 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी का योग, n पद वाले समांतर श्रेणी का योग जो है वह दिया हुआ है कितना, यानी Sn का मान दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 2n। अब एक काम करते हैं, हम लोग Sn माइनस 1 का मान निकाल लेते हैं। तो जहां जहां n है वहां पे n माइनस 1 डालेंगे, तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1। अब यह हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको तोड़ लेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, अब यह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n और 2n माइनस 4n प्लस में हो जाएगा 2। अब एक फॉर्मूला याद रखिए, Tn बराबर होता है Sn माइनस 1। और Tn यानी nवां पद निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस में 2। अब देखिए n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस 4n माइनस प्लस माइनस, कटने वाला कट जाएगा। देखिए n स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4n में से घटाएंगे 2n तो कितना होगा, तो Tn बराबर हो जाएगा 2n माइनस में हो जाएगा 2। अब निकालना है हम लोग को पांचवा पद, t5 बराबर 2 गुना 5 माइनस 2, t5 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 यानी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए, फॉर्मूला मेन चीज है मेरे प्यारे दोस्त। फॉर्मूला अगर कंप्लीट रहेगा ना तो कोई भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी सवाल को तुम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 3 चीज याद रखना मेरी बात। अब देखिए 76 नंबर सवाल जो है ना, माध्य से दिया हुआ है, संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। ठीक है, तो 4 प्लस 12 बटा में 2, माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें 4 और 12 प्रेक्षण है, तो 4 और 12 को जोड़ देंगे, और इसमें 2 ही प्रेक्षण है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 12 4 में जोड़ेंगे 12 तो 16 बटा 2 यानी 8 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर सवाल जो है ना, यह फॉर्मूला बेस पर है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वह क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। और एक और बात जान लीजिए, और यह क्या है कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत माध्य कहिए या औसत कहिए ना, उसको निकालने का एक फॉर्मूला आता है n प्लस 1/2। और यही सवाल बीपीएससी के 3.0 में पूछा हुआ था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था ना, उसमें यह सवाल पूछा हुआ था कि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य औसत इतना है तो n का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछा हुआ था। 77 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, n इंटू n प्लस 1/2। और n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कहिए या औसत कहिए n प्लस 1/2। जैसे कि मान लीजिए 10 संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का हम लोग अगर योग निकालना हो तो प्रथम 10 संख्याओं का योग हम लोग जानते हैं 55 आएगा। तो 10 गुना 10 है 11, तो 10 2 से भाग देंगे 10 से 5, 11 25 55 हो जाएगा। क्लियर है?
और 10 प्लस 1 11/2 यानी 5.5, तो 55/10 यानी 5/5। ये भी सब फॉर्मूला राइट है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखा जाए। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी क्यू है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर है 12 सेंटीमीटर और पी आर है कितना, सॉरी पी आर है कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो कौन कौन समकोण है, समकोण पूछ रहा है, यानी यह समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन समकोण है। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों भुजाओं के बीच के रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा PQ है, तो PQ का स्क्वायर निकालेंगे, यानी 13 का स्क्वायर यानी 169 हो जाएगा। फिर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, यानी PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, जोड़ने पे 169 हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब यह पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है, तो कर्ण के यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वही समकोण होता है, यानी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा कोण 90 बन रहा है, तो कोण आर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए अगला सवाल, ये सवाल था कितना 79 नंबर 78 नंबर सवाल था। अब 79 नंबर सवाल देखते जाइए। 79 नंबर सवाल जो है वह क्या है, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक ना। एक त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं, चलिए ABC बना लिए, ठीक है, ABC, इसमें AB का मान 6 सेंटीमीटर है, क्लियर, BC का मान 12 सेंटीमीटर है, वो भी क्लियर, और CA का मान 6√3 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है इसका मान। तो देखिए इस कोण का मान निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, या तो इन दोनों का प्रयोग करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, चाहे इसका इसका प्रयोग करके हम लोग मान निकाल सकते हैं, जो भी हो मान निकल जाना चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम लोग लंब बटा आधार से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √3, तो कोण ए का वैल्यू निकालना है, AB BC और CA का वैल्यू कितना 6√3 है। चलिए तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, रुक जाइए, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इस कोण के सामने लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार के लिए क्या करेंगे, लंब और आधार, ठीक ना। तो लंब बटा आधार, तो लंब है BC बटा आधार है AB बराबर बराबर लंब बटा आधार के लिए tan A हो जाता है, ठीक ना। अब अच्छा है, एक काम करते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो है ना वह हम लोग देख लेते हैं क्या। अच्छा छोड़े, BC का वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है,
और ए बी का वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 10A है, 6 दूनी 12, ठीक ना, 2 हो जाएगा, 10A बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, 10A का वैल्यू 2 हो रहा है। अब यहाँ पे काम करें, 10 का वैल्यू क्या होगा, साइन बटा कॉस, यानी 2/1 हो जाएगा, साइन का वैल्यू 2, कॉस का वैल्यू 1, ठीक है। तो साइन का वैल्यू 2 कब होगा, अगर इसको पलट दिया जाए तो यह क्या होगा जी, इसमें सबसे बड़ी इच्छा, लेकिन यहाँ तो एक मिनट, ये जरूरी थोड़ी है कि ये समकोण त्रिभुज ही हो, ये जरूरी थोड़े है कि समकोण त्रिभुज ही हो। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें BC सबसे बड़ी भुजा हो रही है, तो इसको B मानेंगे, इसको C मानेंगे, इसको 12 सेंटीमीटर और इसको A मानेंगे, ठीक है। तो AB है 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये 6√3 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं, BC का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 हो जाने वाला है, और दोनों अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालते हैं, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 6√3 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 तिया 108 होगा, जोड़ने पर 144 होगा, और यह पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भुजा यह है कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कर्ण के सामने वाला जो कोण होता है समकोण होता है, यानी कोण ए हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन डी। अब समरूप त्रिभुज से सवाल है, देख लीजिए बच्चों, समरूप त्रिभुज से सवाल अगर आ जाए तो देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछे तो सीधा क्या कीजिएगा, 80 नंबर सवाल, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात अगर पूछ दे, भुजाओं का अनुपात यदि पूछे तो सीधा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है उसको लिख देंगे। अब 49 का वर्गमूल होता है कितना, 7, 25 का वर्गमूल 5, यानी 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखिएगा, y अक्ष से दाईं ओर x अक्ष पर एक P बिंदु है, देखिए यह x अक्ष हो गया, यह y अक्ष हो गया, ये तो सीधे कह रहा है x अक्ष पर P बिंदु है, y x अक्ष पर जो कोई बिंदु स्थित होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, x0 होगा, x अक्ष पर ये मूल बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पर क्या है, y अक्ष से दाईं ओर पॉजिटिव की तरफ, बाईं ओर निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव, 4 चतुर्थांश होंगे, ठीक है, 4 चतुर्थांश के चिन्ह प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका y वाला 0 होगा, x वाला 5, y वाला 0। अब अगला सवाल 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल है, पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, √x² प्लस y² OP बराबर, मूल बिंदु O है और P एक बिंदु है, OP बराबर √x² प्लस y², ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिएगा अगला सवाल, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु से सवाल बनाने के लिए कह रहा है, मध्य बिंदु फॉर्मूला से, ठीक है ना। दो बिंदु दिया हुआ है P, देखिए 83 नंबर सवाल, आसान से ही बना सकते हैं। P का निशान जो है 3 - 3 है,
यह x1 और y1 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा है q, यह है -3 और 3 है, यह x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो x का होता है मान x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर, अब x1 का मान 3 है, प्लस माइनस माइनस 3 बटा 2, 0 बटा 2 यानी 0, और y का वैल्यू y1 माइनस y2 बटा 2 यानी -3 प्लस 3 बटा 2, यह भी हो जाएगा 0, यानी 0 0 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए 84 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे लाल। देखिए 85 नंबर सवाल दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अंडर रूट देखिएगा, अंडर रूट साइन थीटा का मान 1 है, तो साइन थीटा का मान 1 बटा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर, अब साइन के कितना डिग्री में 1 बटा रूट 2 होता है? तो साइन 45 होता है। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री बचेगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना, डी। क्लियर। चलिए अब थोड़ा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता देते हैं आप लोग। साइन ए बराबर होता है पी बटा एच, इसका उल्टा होता है कॉसेक ए, एच बटा पी। फिर कॉस ए का मान होता है बी बटा एच, इसका उल्टा होता है सेक ए, एच बटा बी। टेन ए का मान होता है पी बटा बी, और इसका उल्टा होता है कॉट ए, इसका मान हो जाएगा बी बटा पी। पी बटा एच, एच बटा पी, बी बटा एच, एच बटा बी, पी बटा बी, बी बटा पी। ठीक है, यह हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इनको याद कर लीजिएगा, सवाल बनाने में आसानी होगी। अब जैसे देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है 3 बटा 5 ना, यानी लंब है या पी है या एच है। तो जब लंब 3 हो कर्ण 5 हो, देखिए लंब 3 है कर्ण 5 है, तो यह 4 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनना चाहिए, 3 4 5। अब आधार हो गया 4, निकालना है किसका मान, कॉस का मान। तो कॉस का मान क्या होता है, बी बटा एच, तो बी बटा एच, इसमें हाँ। तो चलिए मेरे दोस्त 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए का मान दिया हुआ है 3 बटा 5, यह होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू हो गया 3। इससे पहले जो मैंने बताया वो पहला मेथड था, अब दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ। एच बराबर हो जाएगा 5, बी का वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट करेंगे क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटेगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कॉस ए का वैल्यू होता है बी बटा एच, यानी 4 बटा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 नंबर सवाल। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई जो है वह है 5 मीटर दी गई है, 5 मीटर दी गई है, और खंबे के आधार से 5√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। उस बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है।
मान के चलिए थीटा है। तो यह हो गया आपका लंब, यह हो गया लंब, और यह हो गया आपका आधार। तो लंब बटा आधार, तो 5/5√3, तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा बराबर tan थीटा हो जाएगा। अब tan के 30 डिग्री में 33 डिग्री बराबर हो जाएगा tan थीटा। tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा घड़ी की बात कर ली जाए। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई, दूसरा घंटा की सुई और तीसरा सेकेंड की सुई। तो 1 मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा, पूर्ण कोण बनेगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 10 मिनट में बन जाएगा 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी इस सवाल के अकॉर्डिंग थीटा का मान 60 डिग्री है। और मिनट की सुई की लंबाई यानी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। निकालना है 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगेगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 60 बटा में 360। अब देखिएगा बच्चों, 60 से यह 6 मरतबा कटेगा, डिग्री में है। अब देखिए 7 से यह 21 3 मरतबा कटेगा, 3 से 6 कटेगा 2 मरतबा, 2 से कटेगा 11 मरतबा। अब 11 में 21 से गुना करेंगे तो 11 × 11, 11 × 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी, ऑप्शन में हो जाएगा सी। ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है ना। मान के चलिए कि यह है स्तंभ और यह स्तंभ की छाया की लंबाई है। अगर यह इसको हम लोग x मानते हैं तो इसको √3x मानना होगा। तो इसके सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग को निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना? tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटा √3x, x से x खत्म हो जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 है। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री हो जाएगा, और tan से tan खत्म, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 91 नंबर सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बीएसी का मान, देखिए सवाल का पहले कंसेप्ट समझिए। ये जो दिखाया गया है, ये जो वृत्त बनाया गया है, ये वृत्त बनाया गया है, वृत्त का यह सेंटर है और 2 स्पर्श रेखाएं दी गई है। इन दोनों को स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, यह प्रमेय भी पढ़ना है हम लोग को। और यहां से खींचा गया है, तो यहां देखिएगा, यहां पर 90 बनेगा, यहां पर 90 बनेगा, और यह एक चतुर्भुज है। इसमें से एक कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ है। मतलब दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं से जो कोण बना हुआ है वो 45 डिग्री बना हुआ है। हम लोगों को निकालना है कितना, किसका मान निकालना है? पहले यह बताओ, बीओसी का मान, इसका मान निकालना है। तो यह दोनों तो 90 + 90 180 होगा। आप चतुर्भुज में 4 कोणों का एक फल 360 डिग्री होता है, उसमें से 180 डिग्री हट जाएगा। माने दोनों कोण को अगर हम हटा दें ना, तो बच जाएगा यही दोनों कोणों का एक फल 180 होगा। तो कोण बीओसी, कंसेप्ट समझिएगा, इन दोनों कोणों का एक फल 180 डिग्री होता है। बस यही कंसेप्ट याद रखिए, बाकी कुछ नहीं याद रखिए।
यहाँ पर अगर यह दिया हो, इसको निकालना हो तब भी 180 में से घटाते हैं, अगर यहाँ दिया हो इसको निकालना तभी 180 में से घटाते हैं। तो कोण BOC प्लस कोण BAC का मान जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण BAC। अब 180 डिग्री में से कोण BAC का मान 45 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा 5 और 17 में 4 घटेगा 13, 135 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह होगा कौन चीज? बोलिए, आयत होगा कि वर्ग होगा कि? देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान के चलिए एक यहाँ पर हम वृत्त बनाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक आयत बनाते हैं। ये क्या हो रहा है बताइए, यह कौन चीज बनेगा? कौन चीज बन रहा है? बोलिए। वर्ग बन रहा है। कि आयत बन रहा है। तो यह हो जाएगा आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है। तो इसको तो मैंने ऐसे बनाया है ना, इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। ना ऐसे समचतुर्भुज ऐसे नहीं मिलेगा। सीधी जानिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समचतुर्भुज। क्लियर? टाइम खींचने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। एक वृत्त बना लो, त्रिज्या का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? वृत्त के केंद्र से 8 से मैंने वृत्त के केंद्र से एक बिंदु स्थित है, इसकी दूरी निकालनी है 8 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है। वृत्त के केंद्र से 8 कितना 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये आधार और लंब ही होंगे, एक कर्ण होगा। तो यहाँ पे PQ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 14 में से 6 घटेगा 8 और 5 दूनी 28 ना, 4 चौका 2 दूना 4 सत्ते 28, 2√7 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त का व्यास दिया हो तो उसकी परिधि पाई डी हो जाती है, ठीक ना। तो 94 नंबर सवाल जो दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस यानी यह हो जाएगा पाई डी हो जाएगा, यानी पाई का मान 22/7 गुना 14, 7 से कटेगा 2 मरतबा, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 डिग्री कोण वाले 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों। 60 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या आर है ना, तो थीटा का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360,
यानी पाई रखेंगे, आर स्क्वायर रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, थीटा 60 हो जाएगा बटा 360 हो जाएगा, कट जाएगा 6 ऊपर 1, तो पाई आर स्क्वायर बटा 6 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटा 6 ऑप्शन सी है। एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है और बाल्टी 40 सेंटीमीटर ऊंची है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो यह शंकु के चिन्ह के रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें बड़ा त्रिज्या दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, छोटा त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है एच, यह दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर। हम लोग को आयतन निकालना है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। अब देखिए 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना एच का मान 40 गुना बड़ा आर 35 का स्क्वायर प्लस छोटा आर 14 का स्क्वायर प्लस 35 गुना 14, यह हो जाएगा। अब 1/3 गुना 22/7 गुना 40 गुना 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25, 5 के 15 30 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 के 9 3 12, 1225 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस 14 25 70 का शून्य हाथ में हो जाएगा कितना? 7, 14 से 42 और 7 49, 490 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना 40 इंटू 1225 में 196 और 490 जोड़े, 1225 में 196, ठीक है। और 490 जोड़ दिया जाए हाँ 6×11 हो जाएगा, 9 9 18 2 20 21 हो जाएगा, 4 6 1 7 2 9 हो जाएगा, 1911 हो जाएगा। 1911 गुना में 1911 हो जाएगा, ठीक ना। 6×11 9 9 18 2 20 21 7 में 2 4 6 1 7 2 9 और 1 1। अब ये कटने वाला कहीं से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 1 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 एकम 7, 91। अब गुना कर लीजिए 22 22 का 88, 880 में गुना करेंगे 91 से तो आएगा आंसर, ठीक है। गुना कर लेते हैं, क्या गुना थोड़ा कर लेते हैं। 880 में गुना करेंगे 91 से 0 8 8 0 9 8 72 का 2 हाथ में 7 9 8 72 7 79 0 8 8 2 के शून्य हाथ में 1 9 2 7 में 1 80 0 80 क्या आएगा? 80 0 80, 80 0 80 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 0 80, ठीक है। इस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिएगा, अब जो पेज लिए हैं उसी पर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, घनाभ 97 नंबर सवाल है।
घनाभ के कोरों की लंबाई, यानी लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, घनाभ का विकर्ण यह होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, आप प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। जोड़ लीजिए 16 9 25, अच्छा 29 के 9, ठीक है, 24 16 169, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 97 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से देखा है, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरह से देखा है। यदि इसमें भी किसी को डाउट हो तो अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, ताकि धीरे 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 हमको भी मतलब उत्साह मिल सके, हम भी उत्साहित हो करके और अच्छे अच्छे कंटेंट को आपके लिए ला सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।